नमस्कार साथियों, मैं अरविंद हुड्डा। गुरुकुल पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो साथियों, हम पढ़ रहे थे चौहान राजवंश, और चौहान राजवंश के अंदर हमने हमारी पिछली क्लास में चर्चा की थी रणथंभौर के चौहानों के बारे में। तो रणथंभौर के चौहानों को जो सबसे प्रतापी शासक है, सबसे इंपॉर्टेंट शासक था, वो था हमारे हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य 1301 ईस्वी में युद्ध होता है, जिसमें हमीरदेव चौहान पराजित हो जाते हैं, मारे जाते हैं। और हमीरदेव चौहान के साथ ही रणथंभौर चौहान साम्राज्य का भी समापन हो जाता है। उसके बाद हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे जालोर के चौहानों की। तो साथियों, आज की क्लास में हम देखेंगे जालोर के चौहान। आज चर्चा करेंगे जालोर के चौहान। तो साथियों, बात करें जालोर की, तो देखो जालोर जो नाम है वो दो नाम से मिलकर बना, जाल प्लस लोर। और जो हमारे जाल है वो वृक्ष होते हैं, जाल। और लोर का मतलब सीमा। तो साथियों, जो जालोर है, जाल का मतलब वृक्ष और लोर का मतलब सीमा। तो जहां तक मतलब जाल के वृक्ष थे, जो जाल के वृक्षों की जो सीमा थी, वो एरिया, वो क्षेत्र है, वो जालोर कहलाया था। और बिजोलिया शिलालेख में भी जालोर का एक प्राचीन नाम मिलता है। तो अगर हम बात करें बिजोलिया शिलालेख की, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, जो बिजोलिया शिलालेख है वो 1170 ईस्वी में पार्श्वनाथ मंदिर भीलवाड़ा से प्राप्त होता है। मैंने इसकी चर्चा भी की थी। चौहान राजवंश की जो क्लास थी, स्टार्टिंग में मैंने बताया था। इसके लेखक गुणभद्र है और चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। इसमें कई प्राचीन नाम मिलते हैं, जैसे बिजोलिया का विजयावली मिलता है, नागौर का आई छतरपुर, भीनमाल का श्रीमाल मिलता है। तो जो बिजोलिया शिलालेख है उसमें जो जालोर का नाम है वो मिलता है जबालीपुर। जालोर का क्या नाम मिलता है? जबालीपुर। और जालोर को जबालीपुर क्यों कहा जाता था? एक ऋषि था, जबाली ऋषि। जबाली ऋषि, जबाली ऋषि की तपोभूमि, तपोभूमि होने के कारण से जबालीपुर कहा गया। तो साथियों, एक ऋषि था जबाली ऋषि, और जो जबाली ऋषि है वो यहाँ पे यज्ञ तपस्या वगैरह किया करता था। तो जो जबाली ऋषि है उसकी तपोभूमि होने के कारण ही जो जालोर है उसे जबालीपुर कहा गया। और बात करूं मैं जालोर में, तो जालोर में पहले जो शासन हुआ करता था वो प्रतिहारों का, फिर परमारों का, और फिर आए थे हमारे चौहान। तो अगर जालोर की बात करें हम यहाँ के शासन की, तो साथियों सबसे पहले यहां पे प्रतिहारों ने किया शासन। सबसे पहले क्या? प्रतिहारों ने शासन। फिर आते हैं यहां पे परमार, और उसके बाद आए थे चौहान। तो साथियों, जो जालोर है, जालोर के अंदर पहले प्रतिहारों ने शासन किया, उसके बाद परमार आए थे। और परमार आने के बाद में परमारों को पराजित करके जो कीर्तिपाल है वो यहाँ जालोर के अंदर चौहान साम्राज्य की नींव रखते हैं, चौहान साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो जो हमारे चौहान है उनकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1182 ईस्वी में। अगर स्थापना की बात करें तो इनकी स्थापना हुई थी 1182 ईस्वी। और संस्थापक की बात करें तो संस्थापक था कीर्तिपाल चौहान। संस्थापक कौन है? कीर्तिपाल। कीर्तिपाल चौहान। और साथियों जो प्रतिहार शासक है उनमें एक शासक हुआ था नागभट्ट फर्स्ट।
नागभट्ट फर्स्ट ने क्या किया भाई? निर्माण करवाया जालोर दुर्ग का। क्या निर्माण? कौन से दुर्ग का? जालोर में था तो जालोर दुर्ग का ही निर्माण करवाएगा, जालोर दुर्ग का। और साथ ही जो जालोर दुर्ग है वो सोनगिरी की पहाड़ी पर है। कौन सी पहाड़ी पर है? सोनगिरी पहाड़ी। और सूकड़ी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? सूकड़ी नदी के किनारे। अब देखो साथियों, जो जालोर दुर्ग है वो सोनगिरी की पहाड़ी पर है, और सोनगिरी की पहाड़ी पर होने के कारण ही यह सुवर्णगिरी कहलाया था। सुवर्णगिरी या सोनगढ़ दुर्ग क्या कहलाया? सुवर्णगिरी या सोनगढ़। सोनगढ़। तो देखो साथियों, जो जालोर है उसमें सबसे पहले प्रतिहारों का शासन हुआ करता था, उसके बाद परमार आए, और परमारों के बाद आते हैं चौहान। तो जो प्रतिहार शासक नागभट्ट फर्स्ट था उसने जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया था, और जो जालोर दुर्ग है वो सूकड़ी नदी के किनारे सोनगिरी पहाड़ी पर है, और सोनगिरी भी पहाड़ी पर होने के कारण ही इसे सुवर्णगिरी या सोनगढ़ कहा जाता था। और फिर यहाँ पे परमार आते हैं, परमारों के बाद चौहान आते हैं, और जब चौहान आते हैं तो सुवर्णगिरी सोनगढ़ के होने के कारण ही अपने नाम के आगे सोनगरा चौहान लगाते थे। क्या लगाते थे? सोनगरा चौहान। सोनगरा, सोनगरा चौहान। जो राजवंश था हमारे, वो राजवंश कौन सा था? राजवंश तो चौहान राजवंश ही था, लेकिन वो सोनगिरी या सुवर्णगिरी ये है, यहां के होने के कारण ही उन्हें वो ये सोनगरा चौहान लगाया करते थे। तो साथियों, हमने बात की जालोर के चौहानों की, तो सबसे पहले इनका जनरल देखें, परिचय देखें। तो जालोर है वो जाल प्लस लोर, जाल होते हैं वो वृक्ष, और जो लोर है वो सीमा। तो मतलब जहां तक जाल के वृक्ष की जो सीमा थी, वो क्षेत्र है, वो एरिया है, वो जालोर कहलाया। और बिजोलिया शिलालेख है हमारे, जो 1170 ईस्वी में पार्श्वनाथ मंदिर भीलवाड़ा से प्राप्त होता है, जिसके लेखक गुणभद्र हैं। उसमें जो जालोर है उसका नाम प्राचीन नाम जवालीपुर मिलता है, और इसे जवालीपुर, एक जवाली नाम का ऋषि था जो यहाँ पे यज्ञ तपस्या वगैरह किया करता था, और उस ऋषि की तपोभूमि होने के कारण ही इसे जवालीपुर कहा गया। अब बात करें जालोर की, तो जालोर में पहले प्रतिहारों का शासन हुआ करता था, उसके बाद परमार आए, परमारों के बाद चौहान आए थे। तो साथियों, जो चौहान है उनकी जो स्थापना वो 1182 ईस्वी में कीर्तिपाल चौहान क्या करता है? मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि सांबर से दो शाखाएं निकली थी, नाडोल और अजमेर, और फिर नाडोल से ही जालोर गई थी। तो जो कीर्तिपाल चौहान है वो नाडोल से एक शाखा लेकर यहाँ पे जालोर आ जाता है, और चौहान साम्राज्य की स्थापना करता है 1182 ईस्वी में। और प्रतिहार शासक है उसमें नागभट्ट फर्स्ट एक शासक हुआ था जिसने जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया था। और जो जालोर दुर्ग है वो सूकड़ी नदी के किनारे सोनगिरी पहाड़ी पर है, और सोनगिरी पहाड़ी पर होने के कारण ही वो सुवर्णगिरी या सोनगढ़ कहलाया था। और फिर चौहानों का यहाँ पे शासन हो जाता है, तो ये सुवर्णगिरी या सोनगढ़ के चौहान होने के कारण ही अपने नाम के आगे सोनगरा चौहान लगाया करते थे। तो साथियों, एक बार यहां तक क्लियर करो, फिर बात करते हैं आगे। अब देखो साथियों, बात करें जैसे हमने रणथंभौर के चौहानों की बात की थी, तो रणथंभौर के चौहानों में पहले शासक तो बहुत हुए थे, लेकिन उनमें जो सबसे प्रतापी शासक था रणथंभौर का, सबसे इंपोर्टेंट शासक था, वो था हमीरदेव चौहान। वैसे जो जालोर है उसमें शासक तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन इनमें जो इंपोर्टेंट है और जो जालोर का सबसे प्रतापी शासक है वो हमारे कानड़ देव चौहान। तो जो इनका संस्थापक है वो कीर्तिपाल है, कीर्तिपाल चौहान। और कानड़ देव चौहान के बीच में कौन कौन से शासक आए थे, एक बार उनकी चर्चा कर लेते हैं। फिर हमें जो पढ़ना है, जो हमारा इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से देखें, तो वो हमारे कानड़ देव चौहान है। लेकिन पहले बात करते हैं कीर्तिपाल और जो कानड़ देव चौहान है उसके बीच में कौन कौन से शासक आए थे। तो सबसे पहले बात करें कीर्तिपाल चौहान की। सबसे पहले आया कीर्तिपाल।
फिर आता है समरसी, उसके बाद आता है उदेशी, तो साथियों बात करें कीर्तिपाल की, कीर्तिपाल चौहान की, तो मैंने बताया था 1182 ईस्वी में। अब कीर्तिपाल चौहान है वो कहां का था? मैंने आपको पहले बताया था कि सांबर से दो शाखा निकली थी, नाडोल और अजमेर। तो जो नाडोल है वहां से एक शाखा गई थी जालोर। तो कीर्तिपाल चौहान है वो जालोर का था, वो यहां अपने नाडोल का था। तो नाडोल से एक शाखा लेकर आता है जालोर। तो इसकी बात करें तो इसने 1182 ईस्वी में नाडोल के राजा अलन का पुत्र, नाडोल के राजा कौन थे? अलन के पुत्र कीर्तिपाल ने परमारों को पराजित करके चौहान साम्राज्य की स्थापना की। चौहान साम्राज्य की स्थापना की। तो साथियों मैंने बताया था सबसे पहले प्रतिहारों का शासन हुआ करता था, उसके बाद परमारों का, फिर आए थे चौहान। तो कीर्तिपाल चौहान है वो नाडोल के राजा अलन का पुत्र था, जो 1182 ईस्वी में यहां जालोर के अंदर परमारों को पराजित करके चौहान साम्राज्य की स्थापना करता है। तो चौहान जो जालोर के चौहान उनका संस्थापक कौन है? कीर्तिपाल। दूसरी बात है इसकी, जालोर के चौहानों का संस्थापक, जालोर के चौहानों का संस्थापक, चौहानों का संस्थापक कौन है? कीर्तिपाल। फिर साथियों तीसरी बात है इसकी, मूणोत्नयनसी। मूणोत्नयनसी नैन्सी ने कहा है किंतु एक महान राजा, महान राजा कहा है। तो साथियों बात करें सबसे पहले जालोर के चौहानों का संस्थापक है जिसने जालोर के चौहानों की स्थापना की थी, कीर्तिपाल चौहान की। तो कीर्तिपाल चौहान 1182 ईस्वी में नाडोल के राजा अलन का पुत्र था, जो जालोर के अंदर परमारों को पराजित करके चौहान साम्राज्य की नींव रखता है, चौहान साम्राज्य की स्थापना करता है। तो जालोर का जो संस्थापक है जालोर के चौहानों का वो था कीर्तिपाल। और मूणोत्नयनसी है, ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मूणोत्नयनसी ने कीर्तिपाल के लिए किंतु एक महान राजा कहा है इसको। फिर बात करें समरसी की, तो समरसी ने कोई खास विशेष कार्य नहीं किया, लेकिन इसने दो काम किए थे। पहला काम तो अपनी बहन समरसी ने अपनी बहन लीला देवी का विवाह गुजरात के भीमदेव सेकंड के साथ किया, भीमदेव सेकंड के साथ किया। और जो इसकी दूसरी बात है वो है जालोर दुर्ग, जालोर दुर्ग के परकोटे का निर्माण करवाया, परकोटे का निर्माण करवाया।
तो साथियों हमारे जो समर सिंह है, समर सिंह ने अपनी बहन लीला देवी का विवाह गुजरात के भीमदेव सेकंड के साथ किया। ये भीमदेव वही था जिसका युद्ध पृथ्वीराज चौहान के साथ, जिसका युद्ध हुआ था, गुजरात का शासक जिसको इच्छिणी को लेकर जो लड़ते थे, ये इच्छिणी के पीछे रहता था, उससे प्रेम किया करता था। तो पृथ्वीराज चौहान और भीमदेव सेकंड के मध्य युद्ध हुआ था, तो ये वही भीमदेव है। तो समर सिंह ने अपनी बहन लीला देवी का विवाह गुजरात के भीमदेव सेकंड के साथ किया। दूसरी बात है, समर सिंह ने जालोर दुर्ग के परकोटे का निर्माण करवाया था, और जालोर दुर्ग का निर्माण वो नागभट्ट फर्स्ट प्रतिहार शासक ने करवाया था। लेकिन जो परकोटे का निर्माण है वो चौहानों का जो शासक था समर सिंह, उसने करवाया था। अब बात करें उद्देश्य की, तो साथियों यहां से हमारे थोड़ी सन की जानकारी मिलनी हमें शुरू हो जाती है, टाइम पीरियड की, कि इन जो ये शासन किया था इनका टाइम पीरियड क्या था। तो यहां से हमें ये जानकारी भी मिलनी चालू हो जाती है। तो उद्देश्य का जो शासन काल है वो 1205 ईस्वी से 1257 ईस्वी। ईस्वी। अब उद्देश्य की बात करें तो 1228 ईस्वी में दिल्ली के इल्तुतमिश ने जालोर पर असफल आक्रमण किया। तो साथियों बात करें उद्देश्य की, तो जब उद्देश्य का शासन काल आता है वहां से हमें थोड़े सन की जानकारी मिलनी चालू हो जाती है, इनके टाइम पीरियड की जानकारी मिलनी चालू हो जाती है। तो उद्देश्य का जो टाइम पीरियड है वो 1205 ईस्वी से 1257 ईस्वी तक है, और इसके काल में 1228 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान था इल्तुतमिश, उसने जालोर के ऊपर असफल आक्रमण किया। अब बात करें उद्देश्य के बाद, तो उद्देश्य के बाद जो अगला शासक होता है वह चांचिंग देव। इसके बाद कौन सा आता है? चांचिंग देव। और जो चांचिंग देव का टाइम पीरियड है, शासन काल है, वो 1257 ईस्वी से 1282 ईस्वी तक। तो साथियों जो चांचिंग देव है उसका टाइम पीरियड है, उद्देश्य के बाद अगला शासक आता है चांचिंग देव, और चांचिंग देव का जो टाइम पीरियड है वो 1257 ईस्वी से 1282 ईस्वी तक है। और इसने अपने जीवन में कोई विशेष कार्य नहीं किया, इसकी इतिहास में कोई जानकारी नहीं मिलती। फिर चांचिंग देव के बाद जो अगला शासक आता है वो सामंत सिंह। और सामंत सिंह का जो शासन काल है वो 1282 ईस्वी से 1305 ईस्वी तक है भाई। अब साथियों जो सामंत सिंह है उसके भी कोई खास विशेष जानकारी नहीं मिलती, इसने भी कोई कार्य नहीं किया, बस टाइम पीरियड की जानकारी मिलती है कि 1282 ईस्वी से 1305 ईस्वी तक सामंत सिंह है वो शासक बना था, शासक रहा था। अब जो इंपॉर्टेंट शासक आता है हमारे, वो सामंत सिंह का ही बेटा था कानड़देव चौहान। तो इसका पुत्र कौन था? कानड़देव चौहान। इसका क्या था भाई? पुत्र कानड़देव चौहान। कानड़देव चौहान। और जो कानड़देव चौहान का जो काल है वो 1305 ईस्वी से 1311 ईस्वी तक था। अब साथियों मैंने बताया था आपको जो जालोर के चौहान उनमें सबसे प्रतापी शासक है, सबसे इंपॉर्टेंट शासक है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, वो है कानड़देव चौहान। इसका जो शासन काल है वो 1305 ईस्वी से 1311 ईस्वी तक है। ज्यादा टाइम तक इसका शासन काल नहीं था, लेकिन फिर भी इसको पढ़ा जाता है। जालोर के सबसे प्रतापी शासक था, ये सबसे इंपॉर्टेंट शासक है क्योंकि इसने काम किया था। थाली बैठ के आया, ठाला बैठा, कुछ काम किया नहीं, ऐसा नहीं किया इसने इन चांचिंग देव सामंत सिंह की तरह। ये आए खाए पिए चले गए, तो कौन पढ़ाएगा इनको और कौन पढ़ेगा, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन काल में कोई अच्छा काम किया ही नहीं। तो साथियों अगला जो हमारा आता है सामंत सिंह का बेटा कानड़देव चौहान, जो सबसे जालोर के चौहानों का सबसे इंपॉर्टेंट शासक है। तो साथियों हमने बात की थी कीर्तिपाल और जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट शासक है कानड़देव चौहान। अब हम पढ़ेंगे कानड़देव चौहान के बारे में, लेकिन उससे पहले हमने चर्चा की थी जो बीच में शासक आए थे उनकी, क्योंकि उनका हमें कर्म ध्यान में होना जरूरी है। पूछ लिया जाता है कि कीर्तिपाल चौहान के बाद अगला शासक कौन था,
तो ये हमें थोड़ी सी जानकारी होनी जरूरी है। तो कीर्तिपाल चौहान है वो जालोर के चौहानों का संस्थापक है, जो 1182 ईस्वी में जालोर चौहान साम्राज्य की स्थापना करता है। और जो कीर्तिपाल चौहान है उसके लिए मुणोत नैणसी ने कहा है किंतु एक महान राजा। फिर साथियों कीर्तिपाल चौहान के बाद आता समर सिंह। समर सिंह ने अपनी बहन लीला देवी का विवाह है गुजरात के भीमदेव सेकंड के साथ किया और जालोर का जो दुर्ग है उसके परकोटे का निर्माण करवाया था। जालोर दुर्ग का निर्माण है वो याद रखना नागभट्ट फर्स्ट ने करवाया था, प्रतिहार शासक ने। फिर साथियों अगला आता हमारे उदयसिंह। उदयसिंह का जो शासन काल है 1205 ईस्वी से 1257 ईस्वी तक रहता है। 1228 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश ने जालोर के ऊपर असफल आक्रमण किया था उदयसिंह के काल में। और फिर साथियों अगला हमारा आता है चांचिंग देव। उदयसिंह के बाद चांचिंग देव का जो शासन काल है वो 1257 ईस्वी से 1282 ईस्वी तक है। इसने कोई खास विशेष कार्य नहीं किया, इसकी सिर्फ इतनी जानकारी मिलती है हमें। इसके बाद आता सामंत सिंह। सामंत सिंह का जो शासन काल है वो 1282 ईस्वी से 1305 ईस्वी तक है। इसने भी अपने जीवन में कोई विशेष कार्य नहीं किया, लेकिन इसका पुत्र था कानड़ देव चौहान, जो जालोर के चौहानों का सबसे इंपॉर्टेंट शासक है, सबसे शक्तिशाली, सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रतापी शासक था। कानड़ देव चौहान को जो शासन काल है वो 1305 ईस्वी से 1311 ईस्वी तक ही था, लेकिन इसने जो इतने छोटे से काल में बहुत सारे काम किए थे। तो साथियों अब हम आगे चर्चा करेंगे कानड़ देव चौहान की। तो एक बार आप यहां तक क्लियर करो, फिर देखते हैं आगे। तो साथियों अब बात करते हैं कानड़ देव चौहान की। साथियों बात करें कानड़ देव चौहान की, तो कानड़ देव चौहान का जो शासन काल है कानड़ देव चौहान, इसका शासन काल है 1305 ईस्वी से 1311 ईस्वी तक। छोटा सा टाइम पीरियड है साथियों इसका, लेकिन इसने बहुत सारे काम किए थे इतने छोटे से शासन काल के अंदर ही। तो सबसे पहले देखें तो जो सबसे पहली बात आती है वो अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर आक्रमण आता है। तो सबसे पहली बात निकल के आती है इसकी अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी का जालोर पर आक्रमण। अब साथियों जो अलाउद्दीन खिलजी है वो जालोर पर आक्रमण करता है, तो जालोर पर आक्रमण करता है तो उसके क्या कारण रहे होंगे। इस अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण क्यों किया? क्योंकि ऐसे तो कोई व्यक्ति बैठा रहता है, उसको कोई छेड़ता नहीं है। अगर वो पहले कुछ करेगा तभी तो कोई उसको परेशानी देगा करेगा। तो अभी हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी के जालोर पर आक्रमण को लेकर, तो इसके अगर प्रमुख कारण देखें कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण क्यों किया, तो इनके प्रमुख कारण की बात करें तो सबसे पहला तो मैंने बताया था आपको प्रमुख कारण। सबसे पहले आता है अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। तो साथियों ये तो मैंने बताया था सबसे पहले आपको कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसके साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, जो क्षेत्र थे आसपास के साम्राज्य थे उन पर अधिकार करके अपने साम्राज्य के अंदर मिला लेना, अपने साम्राज्य का विस्तार करना, उसको बड़ा करना। तो सबसे पहला कारण तो आता है अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। दूसरी की बात करें इनका तो दूसरा कारण है वो है 1299 ईस्वी में 1299 ईस्वी में गुजरात जा रही अलाउद्दीन खिलजी की शाही सेना, अलाउद्दीन खिलजी की शाही सेना को
सेना को जालोर में प्रवेश ना देना, प्रवेश ना देना तथा लौटते समय कानड़ देव ने अपने सेनापति जेता व देवड़ा, इसके दो सेनापति थे भाई, जेता और देवड़ा, देवड़ा के नेतृत्व में शाही सेना पर आक्रमण कर दिया। शाही सेना पर आक्रमण करना। तो साथियों, ये जो दूसरी बात है कि 1299 ईस्वी में गुजरात जा रही अलाउद्दीन खिलजी की शाही सेना को जालोर में प्रवेश करने से रोक दिया था। पिछली क्लास में मैंने आपसे चर्चा की थी जब हम रणथंभौर के चौहान पढ़ रहे थे कि जो अलाउद्दीन खिलजी की जो शाही सेना है वो गुजरात लूटपाट मचाने के लिए जा रही थी। तब कानड़ देव चौहान है वो जालोर के बाहर नो एंट्री का बोर्ड लगा देता है, इनको प्रवेश करने से मना कर देता जालोर में, क्योंकि कानड़ देव चौहान को पता था कि जब सेना यहाँ से गुजरेगी तो गधे घोड़े कुत्ते बिल्ली पैदल वैदल बहुत सारे आएंगे, तो जो हमारी फसलें है वो खराब हो जाएगी। तो कानड़ देव चौहान ने जो जालोर का गेट था उसके ऊपर नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया था और इनको प्रवेश नहीं करने दिया। फिर जो ये अलाउद्दीन खिलजी की शाही सेना है वो मेवाड़ से होकर गई थी, मेवाड़ वाले को टैक्स देकर फिर यहाँ गुजरात गई थी। फिर ये जब वापस लौटती है तो मैंने बताया था इनके बीच आपसी लड़ाई हो जाती है धन को लेकर। तो जो ये कानड़ देव चौहान है इसके दो सेनापति थे जेता और देवड़ा, इन दोनों के नेतृत्व में ये क्या करता है, इस सेना पर आक्रमण करता है और धन लूट लेता है, धन छीन लेता है। तो दूसरी बात तो ये भी थी, जो कारण है वो दूसरा कारण ये भी था अलाउद्दीन खिलजी है वो इस सेना पर आक्रमण करने और धन लूटने के कारण इससे नाराज था कानड़ देव चौहान से। तो दूसरा कारण यह भी बताया जाता है अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर आक्रमण। फिर साथियों बात करें तीसरी कि तीसरा कारण क्या रहा होगा, तो तीसरा कारण है फरिश्ता के अनुसार, फरिश्ता के अनुसार दिल्ली दरबार में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा हिंदू शासकों को अपमानित करने पर कानड़ देव युद्ध की चुनौती देकर आ गई। कानड़ देव चौहान युद्ध की चुनौती देकर आ गए। तो साथियों जो तीसरा कारण है वो फरिश्ता के अनुसार है कि जो दिल्ली का दरबार था, जो अलाउद्दीन खिलजी का दरबार था, उसके अंदर जो हमारे हिंदू शासक थे उनको अपमानित करता है अलाउद्दीन खिलजी। तो जो कानड़ देव चौहान है वो अलाउद्दीन खिलजी को युद्ध की चुनौती देकर आ जाते हैं। तो तीसरा जो कारण बताया जाता है वो फरिश्ता के अनुसार बताया जाता है। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि क्या होता है। ये कानड़ देव चौहान है वो दिल्ली के दरबार में जाता है और फिर क्या बात हुई थी। अगर हम चौथे कारण की बात करें, अगले कारण की, तो अगला कारण है वो नैणसी के अनुसार, मुणोत नैणसी। नैणसी के अनुसार
कानड़ देव के पुत्र कानड़ देव के पुत्र वीरमदेव वीरमदेव द्वारा अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा से विवाह कर देने से मना करना। फिरोजा से विवाह है करने से मना करना। तो साथियों, जो हमारा अगला कारण बताते हैं वो नैणसी बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी फिरोजा और कन्नड़ देव चौहान के पुत्र वीरमदेव क्या करते हैं, फिरोजा से विवाह करने से मना कर देते हैं। तो अगला कारण यह भी बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जालौर पर आक्रमण क्यों करता है। तो साथियों, यहां पर हमने देखे जो कन्नड़ देव चौहान का जो शासन काल है उसके अंदर उसने अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध किया था और अलाउद्दीन खिलजी है वो जालौर पर आक्रमण क्यों करता है उसकी बात की। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो जालौर पर आक्रमण है उसके अगर प्रमुख कारण की बात करें तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताई थी कि अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा कि जो अपने आसपास के क्षेत्र थे, साम्राज्य थे, उन पर अधिकार करके उनको लूटकर अपने साम्राज्य के अंदर मिलाना और अपने साम्राज्य का विस्तार करना। तो पहला कारण तो यह हो गया, ठीक है। दूसरा कारण 1299 ईस्वी में मैंने आपको बताया था ये भी कि 1299 ईस्वी में जो अलाउद्दीन खिलजी है उसकी सेना गुजरात जा रही थी लूटपाट मचाने के लिए, तो कन्नड़ देव चौहान है उसको जालौर में एंटर होने से मना कर देता है, जालौर के अंदर से नहीं जाने देता। तो ये मेवाड़ वाले को टैक्स देकर जाते हैं और वापस आते हैं, ये लौटते हैं। जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना है जो वापस लौटती है तब इनके बीच आपसी लड़ाई होने पर जो कन्नड़ देव चौहान है उसके दो सेनापति थे जेता और देवड़ा, उन दोनों के नेतृत्व में वो उन पर आक्रमण करवा देता है और धन छीन लेता है। तो दूसरा कारण यह भी था कि अलाउद्दीन खिलजी इससे नाराज था कन्नड़ देव चौहान से, जो इस सेना को पहले जाने नहीं दिया, फिर इस पर आक्रमण करके धन छीन लिया था। फिर साथियों तीसरा कारण बताते हैं वो फरिश्ता के अनुसार है कि कन्नड़ देव चौहान जब दिल्ली के दरबार में उपस्थित होता है तो जो अलाउद्दीन खिलजी है वो दिल्ली के दरबार में हिंदू शासक थे उनको अपमानित करता है, हिंदू शासकों को। तो कन्नड़ देव चौहान से रहा नहीं गया और कन्नड़ देव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी को युद्ध की चुनौती देकर आ जाता है। और फिर साथियों चौथा जो हमारा कारण है वो नैणसी के अनुसार है। नैणसी बताते हैं कि कन्नड़ देव चौहान का जो पुत्र है वीरमदेव उससे जो अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री है फिरोजा वो प्रेम किया करती थी और वो उससे शादी करने के लिए कहती है, तो वीरमदेव वो मना कर देता है शादी करने से। तो अलाउद्दीन खिलजी जालौर पर आक्रमण करता है। तो साथियों हमने यहाँ पर देखे थे अलाउद्दीन खिलजी के जालौर पर आक्रमण को लेकर प्रमुख कारण। तो साथियों एक बार यहां तक क्लियर करो फिर बात करते हैं आगे। अब साथियों बात करते हैं फरिश्ता के अनुसार और नैणसी के अनुसार इन दोनों ने क्या घटना बताई है। तो साथियों सबसे पहले बात करें फरिश्ता के अनुसार। फरिश्ता क्या कहानी बताता है। फरिश्ता के अनुसार तो यह बताता है कि 1305 ईस्वी में, यह भाई लो 1305 ईस्वी, तो साथियों 1305 ईस्वी के अंदर जो अलाउद्दीन खिलजी है वो क्या करता है, 1305 ईस्वी में एक के ने अलाउद्दीन खिलजी ने इसका एक सेनापति था एन उल हक मुल्तानी, एन उल हक मुल्तानी के नेतृत्व में, मुल्तानी के नेतृत्व में जालौर पर आक्रमण के लिए
आक्रमण के लिए सेना भेजी। तो साथियों हम बात करें फरिश्ता के अनुसार, जो अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर आक्रमण था तो उसके अंदर जो एक कारण है वो फरिश्ता के अनुसार भी था। तो बात करें फरिश्ता के अनुसार, तो फरिश्ता बताता है कि 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने, इसका एक सेनापति था एनुल हक मुल्तानी, इसके नेतृत्व में यह सेना भेजता है जालौर पर आक्रमण करने के लिए। तो साथियों जो एनुल हक मुल्तानी है वो बहुत अच्छा था, वीर भी था, बहादुर भी था, लेकिन एक अच्छा व्यक्ति भी था। तो इसको पता था कि अगर युद्ध करेंगे तो जन हानि, धन हानि, सारी हानि होगी, आदमी भी मारे जाएंगे, ठीक है, और धन की भी हानि होगी। तो ये कानड़ देव चौहान के पास आता है, तो कानड़ देव चौहान को कहता है कि युद्ध करने में कुछ नहीं रखा, देख कानड़ देव, युद्ध करने में कुछ नहीं रखा, अगर हम युद्ध करेंगे तो जन हानि, धन हानि दोनों की होगी, तेरी भी जन हानि होगी, धन हानि होगी, हमारी भी होगी, हमारे भी सैनिक मारे जाएंगे, तेरे भी सैनिक मारे जाएंगे। तो ये युद्ध वगैरह के चक्कर छोड़ते हैं और हम संधि कर लेते हैं। तो ये क्या करता है, जो मुल्तानी है वो एक अच्छा व्यक्ति था, तो ये क्या करता है, युद्ध ना करके जो कानड़ देव है और अलाउद्दीन खिलजी इन दोनों के बीच संधि करवाने का सोचता है। तो ये कानड़ देव चौहान को ये करता है कि युद्ध में कुछ नहीं है, जनहानि धनहानि दोनों हो जाएगी, हम संधि करेंगे। तो ये क्या करता है, एनुल हक मुल्तानी है, ये कानड़ देव चौहान को संधि का आश्वासन देकर दिल्ली ले जाता है। इसने क्या किया, देखो ये क्या करता है, कानड़ देव को, कानड़ देव को संधि का आश्वासन देकर दिल्ली ले गया, दिल्ली के दरबार में ले गया। अब साथियों जो मुल्तानी है वो एक अच्छा व्यक्ति था, उसने संधि का सोचा कि अगर युद्ध करेंगे तो जनहानि धनहानि दोनों होंगी, तो ये दोनों के फायदे की सोचता है कि अलाउद्दीन खिलजी की, और एक कानड़ देव चौहान को कह देता, देख कानड़ देव चौहान, ये अलाउद्दीन खिलजी की सेना है, इसके सामने तू नहीं टिकने देना, टिकेगा, ठीक है, अगर मैं तेरे को पराजित नहीं कर पाऊंगा, अगर तूने मुझे पराजित कर दिया तो अलाउद्दीन खिलजी वापस सेना भेजेगा, ठीक है, तेरा बाप है वो तेरे को लबका देगा, छोड़ेगा तो है नहीं। तो जो युद्ध वगैरह करने में कुछ नहीं रखा, हम संधि कर लेते हैं। तो इसको ये मुल्तानी है कानड़ देव को संधि का आश्वासन देकर दिल्ली दरबार में ले जाता है। अब जब कानड़ देव चौहान है वो 1305 ईस्वी में दिल्ली के दरबार में जाते हैं, तब दरबार लगा था अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी वो अपने सिंहासन पे, सामने बैठे थे सारे राजा महाराजा बैठे थे, जो पहले के राजा महाराजा हुआ करते थे, छोटी रियासतों के, जो छोटे क्षेत्र के हुआ करते थे, वो जो दिल्ली का सुल्तान होता था उसके अंडर ही काम किया करते थे। तो जो लगभग हिंदू जो शासक थे वो अलाउद्दीन खिलजी के अधीन थे, उसके अंदर ही अंडर काम किया करते थे, वहां पे रहते, वहीं से सारा देखा करते थे। तो कानड़ देव चौहान ये इक्के दुक्के शासक थे जो उसके अधीन नहीं रहा करते थे, उसके अधीन रहकर काम नहीं किया करते थे, उसकी बात नहीं माना करते थे। तो जब कानड़ देव चौहान दिल्ली के दरबार में उपस्थित होता है और जाकर बैठ जाता है, तो जो खिलजी है वो कहता है कि इस पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई भी हिंदू शासक नहीं है जो मेरे से टक्कर ले या फिर मेरे से टक्कर ले सकता है। तो ये जो कानड़ देव चौहान है इसको ये बात चुभ जाती है, खटक जाती है। तो ये क्या करता है, खड़ा होता है और कहता है कि खिलजी एक बार और कह तूने जो कहा है वो। तो खिलजी कहता है कि इस पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई भी हिंदू शासक नहीं है जो मुझसे टक्कर ले या फिर मुझको हरा सके। इसके फिर से इसको गुस्सा आता है, फिर कहता है खिलजी एक बार और कह दे यार। तो खिलजी कहता है कि इस पूरे भारतवर्ष में कोई एक ऐसा शासक नहीं है, हिंदू शासक एक भी ऐसा नहीं है जो मुझसे टक्कर ले या फिर मुझको पराजित कर सके। तो इस कानड़ देव चौहान को गुस्सा आता है और ये अपनी तलवार निकालता है और कहता है कि ये रहा तेरे सामने हिंदू शासक कानड़ देव चौहान, अगर तेरे में हिम्मत हो ना तो आ जाना जालौर के मैदान में और कर लेना युद्ध। मैं तेरे को खुली चुनौती देके जा रहा हूं तेरे ही दरबार में। तो कानड़ देव चौहान अपनी तलवार निकाल के खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी को चुनौती देते हैं कि मैं हूं हिंदू सम्राट, हिंदू शासक मैं रहा, अगर तेरे में हिम्मत हो ना तो जालौर के मैदान में आ जाना और तेरे को खुली चुनौती दे रहा हूं युद्ध के लिए। तो ये बताते हैं जो कानड़ देव चौहान है, जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो बात कही थी उससे इसको गुस्सा आता है और ये युद्ध की चुनौती देकर अलाउद्दीन खिलजी को जालौर आ जाता है। तो ये बात कौन बताते हैं हमारे, ये बात है ये फरिश्ता के अनुसार है। फरिश्ता बताते हैं कि 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी एनुल हक मुल्तानी के नेतृत्व में सेना भेजते हैं
जालौर पर आक्रमण करने के लिए। लेकिन जो ऐनुल हक ये मुल्तानी है सेनापति था, ये अच्छा था, ये सोचता है कि युद्ध करेंगे तो जनहानि धनहानि दोनों होगी, इधर कानड़ देव चौहान की भी होगी, अलाउद्दीन खिलजी की भी होगी। और कानड़ देव चौहान को समझाता है कि देख वो दिल्ली का सुल्तान है, उसके सामने तेरी सेना नहीं टिकने वाली, अगर तूने एक बार हमें पराजित कर दिया वो वापस सेना भेजेगा, तेरा बाप है, तेरे को लबका देगा, छोड़ेगा नहीं, वो कहीं भी लुक जा, चाहे तू छिप जा जाके, तो इससे अच्छा हम संधि कर लेते हैं। तो ये संधि का प्रस्ताव रखता है और इसको संधि का आश्वासन देकर दिल्ली के दरबार में ले आता है कानड़ देव चौहान को। और कानड़ देव चौहान जब दिल्ली के दरबार में आते हैं तब खिलजी कहता है कि पूरे भारतवर्ष में एक भी ऐसा हिंदू शासक नहीं है जो मुझे टक्कर दे सके या मेरे को पराजित कर सके। तब कानड़ देव चौहान को गुस्सा आता है और ये उसको उसके ही दरबार में खिलजी को दिल्ली के दरबार में अपनी तलवार निकाल कर खुली चुनौती देता है कि मैं रहा हिंदू शासक, अगर तेरे में हिम्मत हो तो आ जाना जालौर के मैदान में और युद्ध करके देख लेना, तेरे को खुली चुनौती दे रहा हूं युद्ध के लिए। तो कानड़ देव चौहान है वो उसको युद्ध की चुनौती देकर दिल्ली के दरबार में आ जाते हैं। यह बात हमारे फरिश्ता के अनुसार है, जो तीसरा कारण है मैंने बताया था आपको। तो साथियों एक बार यहां तक क्लियर करते हैं, फिर देखते हैं नैणसी के अनुसार क्या बात है। अब साथियों चर्चा करेंगे नैणसी के अनुसार। नैणसी जो बात बताता है वो कौन सी बात बताता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर आक्रमण क्यों किया। अब बात करें साथियों नैणसी के अनुसार, नैणसी के अनुसार नैणसी भी वही बात बताता है। 1305 ईस्वी में वही सेना आती है मुल्तानी के नेतृत्व में जालौर पर आक्रमण करने के लिए, जो एक्के ने भेजी थी। ऐनुल हक मुल्तानी, इसी के नेतृत्व में सेना आती है। लेकिन नैणसी क्या बताते हैं, जब ये संधि का आश्वासन देकर कानड़ देव को लेके जाता तो इसके साथ कानड़ देव वह उनके पुत्र कानड़ देव चौहान और उनके पुत्र वीरम देव दोनों दिल्ली के दरबार में उपस्थित होते हैं। दोनों दिल्ली के दरबार में उपस्थित होते हैं। तो साथियों जो नैणसी है, नैणसी के अनुसार है, मुणोत नैणसी के अनुसार, तो नैणसी बताते हैं कि 1305 ईस्वी में जो अलाउद्दीन खिलजी है वो मुल्तानी के नेतृत्व में सेना भेजता है जालौर पर आक्रमण करने के लिए। लेकिन यह संधि का प्रस्ताव रख देता है, यह सोचता है जनहानि धनहानि दोनों होंगी, तो यह संधि करवाने की सोचता है। तो यह कानड़ देव को जब संधि का आश्वासन देकर दिल्ली के दरबार में लेके जाता है तो कानड़ देव अकेला नहीं गया, कानड़ देव चौहान के साथ कानड़ देव का जो पुत्र था, राजकुमार था वीरम देव, वो ये दोनों ही क्या करते हैं, दिल्ली के दरबार में उपस्थित होते हैं। और जब दिल्ली के दरबार में जाते हैं तो साथियों ऐसा दरबार हुआ करता था, जैसे ये दिल्ली का दरबार है, यहाँ पर हमारे जो अलाउद्दीन खिलजी है उसका सिंहासन हो गया, इधर जो राजा महाराजा आते थे उनके बैठने का होता था दोनों तरफ, और जो उनके साथ उनके राजकुमार वगैरह आया करते थे उनका उन राजाओं के पीछे बैठने का होता था। इन राजाओं के पीछे बैठने के लिए इनके साथ जो भी इनके सेनापति हैं, राजकुमार हैं, इनके सामंत वगैरह जो भी आया करते थे वो राजा के पीछे बैठ जाया करते थे। तो जैसे ये दिल्ली दरबार है, इसमें ऊपर यहाँ पे सबसे बीच के अंदर तो अलाउद्दीन खिलजी का सिंहासन है, फिर इधर जो आने वाले राजा महाराजा हैं यहाँ वो बैठ जाएंगे। अब इन राजा महाराजाओं के साथ इनका कोई सामंत आता है, इनके कोई सैनिक आते हैं, सेनापति आता है, राजकुमार आते हैं, तो वो क्या करेंगे, इनके पीछे बैठेंगे। तो कानड़ देव चौहान जब दिल्ली के दरबार में उपस्थित होता है तो ये यहाँ पे बैठ जाता है कानड़ देव चौहान, और जो वीरम देव है राजकुमार था ये कानड़ देव चौहान के पीछे बैठ जाता है इधर। तो साथियों अब दरबार चल रहा था, बात वगैरह हो रही थी इनकी खिलजी वगैरह की, जो राजा महाराजा है उनकी दरबार में चर्चा हो रही थी। तो अब वीरम देव के क्या फोन आ जाता है
तो साथ ही अब समझदार व्यक्ति होता है ना, उसका अगर फोन आ गया तो वो क्या करेगा, फोन को साइलेंट करके बाहर जाके बात करेगा। लेकिन हमारे कुछ ऐसे भी होते हैं, अगर जो ऑफलाइन क्लास चल रही होती है उनके अंदर ही फोन आ जाता है बीच में, फोन उठा के कि हाँ मैं क्लास ले रहा हूँ, बाद में फोन करूंगा, ये करूंगा। ये अच्छे गुण नहीं है, ये अच्छी बातें नहीं होती। लेकिन जब वीरमदेव के फोन आता है, वीरमदेव क्या करता है, फोन को साइलेंट करता है, यहाँ से उठकर बाहर चला जाता है और बाहर जाकर फोन पर बातें करता है। जो बरामदा था उस बरामदे में घूमता रहता है, ठीक है, और अपनी जो फोन पे बातें थी, चर्चा थी, वो करता रहता है। कोई पिलर का सहारा ले लिया, वहां पे खड़ा हो गया, बात करता। तो इधर क्या था, जो दिल्ली के शासक था अलाउद्दीन खिलजी, उसकी पुत्री थी, उसकी बेटी फिरोजा, वो क्या करती है, बालकनी में टहल रही होती है। इधर क्या थी, एके की पुत्री, एके की पुत्री फिरोजा। और ये फिरोजा क्या करती है कि जो बालकनी थी उसमें टहल रही थी, घूम रही थी, फिर रही थी। अब जब ये वीरमदेव को देखती है तो वीरमदेव को देखते ही ये इसकी पहली नजरों में फिदा हो जाती है, दिल हार जाती है उस पर। क्योंकि वीरमदेव चौहान है, वो लम्बा ठाडा अट्टा कट्टा एकदम डाकी था, ठीक है, अट्टा कट्टा नौजवान था एकदम, जिसको हम डाकी कह सकते हैं, मतलब खतरनाक तरीके से एकदम। जो उसकी हाइट थी वो 7 फुट की, ये लंबा चौड़ा शरीर था उसका। तो फिरोजा है वो उसको देखते ही दिल हार जाती है और अपनी जो सहेलियां वगैरह उनको बुलाती है और कहती है कि जो बरामदे में फोन पे बात कर रहा है ये कौन है, इसका पता करके आओ। तो राजकुमारी थी ये, अलाउद्दीन खिलजी की बेटी थी। तो जो सहेलियां वगैरह वो जाती है और पता करती है कि ये जो वीरमदेव है ये कानड़ देव चौहान का बेटा है, राजकुमार है, जालोर का राजकुमार है। तो ये जो सहेलियां हैं फिरोजा की, ये इससे 2 कदम आगे और निकलती है, इसके नंबर और लेके आ जाती है वीरमदेव चौहान के पर्ची पे लिख के। तो ये क्या करती है, फिरोजा के पास आकर कहती है कि जो ये बात कर रहा है फोन पे ये वीरमदेव है, ठीक है, और इसका पिता है वो कानड़ देव चौहान है, ये अपने पिता कानड़ देव चौहान के साथ यहाँ पर आया है, जालोर का राजकुमार है ये। और इसका नंबर लिख के लाके दे देती है फिरोजा को। और फिरोजा क्या करती है, नंबर देखती है और उनको अपने फोन में सेव कर लेती है और वीरमदेव चौहान है उसको मैसेज करती है हेलो। तो अब जो वीरमदेव चौहान है उसके पास अननोन नंबर से मैसेज आया, तो वो क्या करेगा, उसने फोन निकाला, फोन देखा कि अच्छा अननोन नंबर से मैसेज आया है, तो उसने वापस मैसेज किया हु आर यू। क्योंकि अननोन नंबर से मैसेज आएगा तो हम भी यही करेंगे, ये पूछेंगे ना कौन है भाई तू, तो इसने भी मैसेज कर दिया हु आर यू। तो जब फिरोजा उसने मैसेज किया आई एम फिरोजा डॉटर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो फिर इधर से जो वीरमदेव है वो कहता है अच्छा हाँ ओके। फिर फिरोजा वापस मैसेज करती है आई लाइक इट। तो जो वीरमदेव चौहान वो भी थम वाला इमोजी भेज देता है ओके डन। क्योंकि हम तो लड़के हैं और लड़कों का दिल तो बहुत बड़ा होता है, वैसे ही किसी को मना नहीं करते, हम तो तैयार ही बैठे रहते हैं, बस कोई कहने वाला होना चाहिए। तो वीरमदेव चौहान के साथ भी वही बात थी, फिरोजा ने उधर से इसको प्रपोज किया और ये मान गया, लाइक वाला अंगूठे वाला इमोजी भेज दिया ओके डन। तो साथियों अब फिरोजा और इसके दोनों के बीच में क्या हो गया, प्रेम प्रसंग हो गया। जो वीरमदेव है और फिरोजा उस दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग हो गया था। इधर से वीरमदेव और इधर ये फिरोजा, इन दोनों के बीच में क्या हो गया, प्रेम प्रसंग। प्रेम प्रसंग, अब दोनों के बीच प्रेम हो गया था। अब जो वीरमदेव चौहान है उसके नंबर थे, उसके पास बातचीत तो करती थी इनको लेट नाइट तक, 2-2 3-3 बजे तक। अब फिरोजा है वो वीरमदेव चौहान को अपनी स्कूटी में बिठा के दिल्ली में जगह जगह घुमाया करती थी। लेकिन जो वीरमदेव चौहान है वो इससे फिरोजा से प्रेम नहीं करता था, सिर्फ टाइम पास कर रहा था, क्योंकि वो दिल्ली था। तो उसने भी सोचा कि अपनी स्कूटी में अपना पेट्रोल जला के घुमा रही है, अगर टेम्पू से ऑटो से घूमेंगे तो पता नहीं जाना कहाँ, ये नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ये घुमा रही है और है। तो ये भी क्या करता है, जितने दिन तक दिल्ली रुकता है खूब मजे लेता है, आराम से अच्छे से घूमता है, खाता है पीता है फिरोजा के साथ। अब फिरोजा है वो बेचारी नाजुक दिल की थी, उसने दिल पर ले लिया सच्ची वाली प्यार मोहब्बत जो भी है, प्यार कर बैठी है तो इस वीरमदेव से। लेकिन वीरमदेव सिर्फ टाइम पास कर रहा था, नाजुक दिल की होती है लड़कियां, वैसे ही बहुत जल्दी दिल पे ले लेती है वो। तो वैसे ही फिरोजा ने भी दिल पे ले लिया और इससे सच्चे वाला जो मोहब्बत है वो कर बैठी थी। लेकिन वीरमदेव सिर्फ टाइम पास कर रहा था। अब इधर से कानड़ देव की चौहान की जो बात वगैरह वो पूरी होती है, इनका काम पूरा होता है दिल्ली में और ये वापस जालोर लौट जाते हैं। अब जब जालोर लौटते हैं तो वीरमदेव चौहान भी इनके साथ आ जाता है। अब वीरमदेव चौहान है वो सिर्फ टाइम पास कर रहा था, लेकिन दिमाग का भी चालाक आदमी था। तो इसने क्या किया, जो ये फिरोजा इसको जो नंबर दिए थे ना वो वही नंबर दिए थे जो दिल्ली में रहेगा तब तक चालू रहेंगे। अब जब ये जालोर आता है तो इसके नंबर भी बंद हो जाते हैं। तो वीरमदेव और फिरोजा का दोनों का कांटेक्ट टूट जाता है, क्योंकि वीरमदेव उसने तो सिर्फ टाइम पास किया था, लेकिन जो फिरोजा है वो उससे प्यार कर बैठी थी।
तो फिरोजा क्या करती है, इस वीरम देव के चौहान के पास आ जाती है। ये चला गया, कांटेक्ट वगैरह हुआ नहीं, तो ये भी क्या करती है, इसके पीछे पीछे जालौर चली जाती है। जब कांटेक्ट नहीं होता है कि 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, वही बात करती है, ये भी जालौर आ गई। अब जब ये जालौर आती है तो जालौर के अंदर दरबार लगा पड़ा था। जो कानड़ देव चौहान वो अपने सिंहासन पर बैठे थे और अपने जो साम्राज्य है उसकी जो बातें वो कर रहे थे, उनकी चर्चा कर रहे थे कि क्या परेशानी अपने साम्राज्य में, क्या दिक्कत चल रही है और है। तो जब ये फिरोजा दरबार में उपस्थित होती है कानड़ देव चौहान के और कहती है कि जो बाकी की जो है ना समस्याएं परेशानियां वो बाद में सुलझाना, पहले अपने घर की समस्याएं परेशानियां वो सुलझा लो। तो जब ये कानड़ देव पूछता है कि बेटा तू कौन है ये तो बता, तो फिरोजा कहती है कि मैं अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा हूं और मैं और आपका बेटा राजकुमार आपका वीरम देव दोनों प्यार करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं और आप पहले हमारी शादी करवाइए, उसके बाद जो अपने साम्राज्य की जो भी है आपकी परेशानियां है उसको देखना, बाद में करना। लेकिन जब कानड़ देव चौहान को फिरोजा कहती है कि आपका बेटा वीरम देव और मैं दोनों प्रेम करते हैं एक दूसरे से, तो जो कानड़ देव चौहान है, तो वीरम देव पास में ही खड़ा था उसके कानड़ देव चौहान के, तो कानड़ देव चौहान उसके पास देखता है, अच्छा ये बात है, तो तू दिल्ली के अंदर 4-5 दिन ये गुल खिला के आया है। तो वीरम देव चौहान वो मना कर देता है फिरोजा से शादी करने के लिए कि मैं इससे प्रेम वगैरह नहीं करता, सिर्फ यही कर रही है, मैं इसे शादी नहीं कर सकता, कि अगर मैं इससे शादी करूंगा तो ये वीरम देव चौहान कहता है कि मामा लाजे बाटिया कुल लाजे चौहान, जो मैं परनु तुरकनी जे बानू गे पश्चिम उगे बानू। तो मतलब इसका कहने का मतलब यही था, जो कि वीरम देव चौहान है वो कहता है कि अगर मैं फिरोजा से इससे शादी करूंगा तो मामा लाजे बाटिया, इसके जो मामा थे, जो इसकी माँ थी वो बटियानी राजकुमारी थी, तो कि जो मामा बाटी हैं वो मतलब लज्जित होंगे, और कुल लाजे चौहान, तो मतलब जो मैं चौहान कुल का हूँ, मेरा जो कुल है, मेरा जो जाति है चौहान है, राजपूत हूँ, मेरा कुल भी लज्जित होगा। जे मैं परणु तुर्कनी, कि जे मैं परणूंगा तुर्कनी, इससे विवाह करूंगा फिरोजा से, तो और अगर मैं ऐसा, ये तभी हो सकता है जब जो सूर्य है वो पश्चिम की ओर अगर उग सकता है कि पश्चिम उगे बानू, कि अगर पश्चिम की ओर जो सूर्य उदय हो सकता है तो मेरी शादी इससे होगी, वरना नहीं होगी। तो फिरोजा को पता चल जाता है कि पश्चिम की ओर सूर्य कैसे उदय हो सकता है, वो तो हमेशा पूर्व में होगा, तो ये काम नहीं हो सकता। तो कानड़ देव चौहान वो फिरोजा को समझाता है कि देख बेटा मेरी बात मान, पैसे भी हैं और भी है, सब कुछ है तुम्हारे पास, ये लव मैरिज वगैरह में कुछ नहीं रखा, जहाँ घर वाले कर रहे हैं ना वहां कर ले, अरेंज मैरिज आराम से रहेगी, ठीक है, खूब मौज मस्ती करेगी। लव मैरिज में करेगी तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना घर वाले करने वाले ना कोई और करने वाला। तो इसको समझाता है। तो फिरोजा को जो कानड़ देव चौहान वो क्या करता है, साथ में राय और दे देता है, और वीरम देव चौहान वो मना कर देता है इसे शादी करने के लिए। तो फिरोजा क्या करती है, वापस जाती है दिल्ली, और दिल्ली जाकर अपने पिता अलाउद्दीन खिलजी को कहती है कि अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ जालौर के राजकुमार वीरम देव से करूंगी, कानड़ देव चौहान के पुत्र से, वरना मैं किसी से शादी नहीं करने वाली। तो अलाउद्दीन खिलजी भी कहते हैं कि तेरा बाप है वो दिल्ली का बादशाह है, दिल्ली का सुल्तान है, तू टेंशन ना ले, मैं तेरी ये इच्छा भी पूरी कर दूंगा। तो अलाउद्दीन खिलजी है वो क्या करता है, जब ये वीरम देव चौहान है ये फिरोजा से शादी करने के लिए मना कर देता है, तो वो जालौर पर आक्रमण करता है। तो साथियों यहाँ पर हमने जो नैन्सी के अनुसार है, नैन्सी ने बताया कि कानड़ देव चौहान के पुत्र वीरम देव द्वारा फिरोजा से शादी करने से मना कर देना, यह कारण भी बताया जाता है अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर आक्रमण। तो साथियों इसकी चर्चा भी हमने की कि फिरोजा से शादी करने के लिए मना कर देता है, ये दिल्ली दोनों जाते हैं, तब इनके बीच में आई कॉन्टेक्ट वगैरह हो जाता है, प्रेम वगैरह हो जाता है। तो साथियों हमने यहाँ पे चर्चा की नैन्सी के अनुसार, जो नैन्सी बताते हैं कारण। और आज की क्लास में हमने साथियों चर्चा की है जालौर के चौहानों की। सबसे पहले देखा जालौर का, तो जाल के जो वृक्ष थे, जहां तक जाल के वृक्षों की सीमा थी वहां तक जालौर क्षेत्र था। उसके बाद बिजोलिया शिलालेख में जालौर का जो नाम है वो जबालीपुर मिलता है, और जबालीपुर उसे इसलिए कहा जाता है कि एक जबाली नाम का ऋषि हुआ करता था जो यज्ञ तपस्या वगैरह करता था, और उसकी तपोभूमि होने के कारण ही उसे जबालीपुर कहा जाता था जालौर को। उसके बाद जो जालौर है उसके अंदर सबसे पहले प्रत्यारों का शासन हुआ करता था, उसके बाद परमार, और उसके बाद आए थे चौहान। चौहानों की जो स्थापना वो 1182 ईस्वी में कीर्तिपाल ने की थी, और जो प्रत्यार शासक नागभट्ट फर्स्ट उसने जालौर दुर्ग का निर्माण करवाया, जो सोनगिरी पहाड़ी पर है, सुगड़ी नदी के किनारे। और सोनगिरी पहाड़ी पर होने के कारण इसे सुरणगिरी या सोनगढ़ कहा जाता था, और सोनगढ़ के होने के कारण ये जो चौहान थे वो सोनगरा चौहान लगाते थे अपने आगे। फिर बात की थी हमने कीर्तिपाल चौहान की, जो संस्थापक है, तो 1182 ईस्वी में नाडोल के राजा अलन के पुत्र कीर्तिपाल ने परमारों को पराजित करके
चौहान साम्राज्य की स्थापना की जालोर के अंदर। जालोर के चौहान उनका संस्थापक कीर्तिपाल है और मुणुत नैण सिंह ने कीर्तिपाल को किंतु एक महान राजा कहा है। उसके बाद आते हैं समर सिंह। समर सिंह ने अपनी बहन लीला देवी का विवाह है गुजरात के भीमदेव सेकंड के साथ किया और जालोर दुर्ग के परकोटे का निर्माण करवाया। उसके बाद आते हैं उदय सिंह, जिनका शासनकाल है 1205 ईस्वी से 1257 ईस्वी तक। उनके जो शासनकाल है उसमें 1228 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने जालोर पर असफल आक्रमण किया। उसके बाद आते हैं चांचिंग देव। चांचिंग देव ने कोई विशेष कार्य नहीं किया था, इनका सिर्फ शासनकाल है वो 1257 ईस्वी से 1282 ईस्वी तक है। उसके बाद आते हैं सामंत सिंह। सामंत सिंह ने भी कोई विशेष कार्य नहीं किया, इनका जो शासनकाल है सामंत सिंह का वो 1282 ईस्वी से 1305 ईस्वी तक है। और फिर सामंत सिंह का पुत्र है कानड़ देव चौहान। कानड़ देव चौहान का जो शासनकाल है वो 1305 ईस्वी से 1311 ईस्वी तक है। लेकिन इसने अपने छोटे से शासनकाल के अंदर खूब सारे काम किए थे। ये जालोर के चौहानों का सबसे प्रतापी शासक है, सबसे इंपॉर्टेंट शासक है जिसे हमें पढ़ना है। फिर हमने बात की कानड़ देव चौहान की, तो कानड़ देव चौहान के समय अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर आक्रमण होता है। तो हमने बात की प्रमुख कारण की, जालोर पर अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख कारण की। तो सबसे पहला साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा अलाउद्दीन खिलजी की। दूसरी जो सेना जा रही थी गुजरात, उसको पहले जालोर के अंदर से जाने से मना कर दिया। फिर लौटते समय कानड़ देव चौहान के दो सेनापति थे जेता और देवड़ा, उनके नेतृत्व में उस सेना को लूट लिया। तीसरा है वो कानड़ देव चौहान दिल्ली के दरबार में अलाउद्दीन खिलजी को युद्ध की चुनौती देकर आ जाते हैं। तीसरा जो फरिश्ता के अनुसार है। चौथा है वो नैण सिंह के अनुसार कि कानड़ देव चौहान के पुत्र वीरमदेव द्वारा अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा से विवाह करने से मना कर दिया। तो साथियों यहाँ तक बात की हमने आज की क्लास में। अब आगे की चर्चा है वो हम हमारी अगली नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।